हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफिनाइट लव बेंजो में, जहाँ मैं आपके साथ फाउंटेन हीलर का 22 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो कि आप सब मुझे देख के शॉक्ड हो गए होंगे कि ये लड़की तो महीनों में आती है, एक महीने लगाती है एपिसोड आने में, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। सो द थिंग इज़, मैं फ्री थी अभी और मेरा ना इस एफ को रिकॉर्ड करने का बड़ा मन कर रहा था, तो सोचा कि इसकी रिकॉर्डिंग कर लूँ। सो हियर आई एम। अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टर साहब एक दीवार के सामने खड़े होते हैं एक रूम में, और वहाँ पर 4 तस्वीरें लगी होती हैं, एक वैन की, एक साहू की, एक रहीम चाचा की और एक उन शेफ अंकल की, और उन सब पर क्रॉस लगा होता है। मिस्टर साहब कहते हैं, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ इशू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। सब कुछ तुम्हारे कारण मेरा दोस्त इतने सालों मुझसे दूर रहा, तुम्हारे कारण वो जेल में रहा, उसने कितनी सारी दिक्कतें झेली, तुम्हारे कारण वो आज एक रूम में लॉक होकर रह रहा है, सब कुछ तुम्हारे कारण। पता नहीं उसने ऐसा क्या देखा तुम्हें जो तुम्हारे साथ ऐसा किया। अरे वो एक बार कहता तो मैं उसके सामने तुम जैसों की लाइन लगा देता, पर उसका दिमाग तो तुम्हें देख कर ही खराब हो गया। बट यू डोंट वरी, जिस तरह मैंने और मेरे दोस्त ने सफ़र किया है ना, वैसा ही तुम करोगे ताउम्र। फिर वो मैनके सिंह की फोटो की तरफ देखता है और कहता है, और ये इसने तो जैसे कसम खा रखी है कि मुझे चैन से नहीं जीने देगा। जब वहाँ था तब भी चैन से नहीं जीने दिया, और यहाँ आया तब भी नहीं। साला सोचा था कि जिनको बाहर निकाल कर इस शिशु को उसे तोहफे में गिफ्ट दूंगा, पर पता नहीं कहाँ से आ गया। नंदिनी को भी कोई और मिला नहीं, इसे ही बॉडी गार्ड बना लिया। साला मेरे सामने सब कुछ होता रहा और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। हाँ, पर कोई बात नहीं, अच्छा ही है कि यहाँ पर खुद आ गया, क्योंकि तोता मैना की प्रेम कहानी को ख़त्म करने में बहुत मज़ा आने वाला है। ये वैन किसिंग तो जाएगा यमराज के पास, और इस शिशु को मैं अपनी जिन को दूंगा, वो इस शिशु का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। आई नो माई फ्रेंड वेरी वेल। तो बस तुम लोग अब देखते जाओगे मैं क्या करता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। फिर वो रहीम चाचा और शेफ अंकल की तस्वीर की तरफ देखता है और कहता है, आस्तीन के सांप पाल रखे थे मैंने, साले इन लोगों को मैंने रखा अपने यहाँ काम करने के लिए और इन्होंने मेरी खबर खो दी। अच्छा होता उस दिन जिन इन दोनों को ही मार देता। मेरा ही दिमाग खराब था जो इस रहीम को जिंदा रखने के लिए कह दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला सीन हो गया था ना मेरे साथ। मर जाते तो उस दिन अच्छा होता, जिनके लिए भी सब अच्छा हो जाता, मेरे लिए भी। सांप बन के डस लिया मुझे, इनका भी इंतज़ाम करूँगा, सबका इंतज़ाम करूँगा मैं। अब मेरा दोस्त बाहर आ गया ना, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता इन चारों को इनके अंजाम तक पहुँचाने से। बस तुम लोग वेट करो, ये कहता है वो, और फिर उस रूम से चला जाता है। अब गाइस मैं मिस्टर ज़ाओ के बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ। मिस्टर ज़ाओ और जो जिन है वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लाइक बहुत ही अच्छी मित्रता था उनमें, और बहुत ही ऐसे नहीं कि जान दे दें, वैसी दोस्ती है इन दोनों के बीच में। एंड दोनों ही महाकमीने टाइप के लोग हैं। मिस्टर ज़ाओ ने नंदिनी जी से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो पैसे वाले बाप की बेटी थी, उन्हें फंसा के उनसे शादी कर ली थी इस इंसान ने। एंड लेकिन इससे एक गलती हो गई, नंदिनी जी जितनी सीधी दिखती वो उतनी है नहीं। वो शादी के बाद ये जान गया था कि नंदिनी जी की जो दौलत है उस पर अपना अधिकार जमाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत तेज़ थी, वो बिज़नेस में भी इन्वॉल्व थी। तो जब वो बिज़नेस में इन्वॉल्व ही थी तो फिर ये इंसान अपने मनमानी कैसे कर सकता था उनकी दौलत के साथ। वो हर चीज़ के लिए बहुत सतर्क रहती थी। लाइक ऐसा नहीं था कि उन्हें मिस्टर पे विश्वास नहीं था, पर वो किसी तरह का कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी।
सो उन्होंने सब कुछ अपने कंट्रोल में ही रखा था और इसीलिए जो मिसेस जाओ थे उन्होंने जिनके साथ मिलकर अपना ये दूसरा काम शुरू किया था सबसे छिप कर, ताकि इससे वो अपने जो नाजायज़ शौक़ हैं वो पूरा कर सकें, क्योंकि यहाँ उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो भी इस कंपनी में मिसेस जाओ की तरह ही काम करते थे, वो दोनों साथ में मिल के काम करते थे। पर अगर वो ये सोचे कि यहाँ पे अपनी मनमानी चलाए तो ऐसा कुछ नहीं था और उनके शौक़ तो बड़े ही वीआईपी टाइप के थे, तो उसके लिए उन लोगों ने ऐसे गैर कानूनी काम शुरू किए थे और ये सब कुछ छिपकर अच्छे से चल भी रहा था तब तक जब तक साहु जी को किडनैप नहीं हुआ था। जिन और मिस्टर ज़ा वो बिज़नेस चलाते थे, लेकिन मिस्टर ज़ा हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे, सारा काम जिन ही करता था और वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे क्योंकि वो समाज के सामने एक रिस्पेक्टिव आदमी थे। अगर किसी को पता चलता है कि वो इस ऐसे काम में है तो उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती थी, तो वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे और जिन इस बात से सहमत भी था, वो इस बात का सपोर्ट भी करता था। सारा काम जो ऐसा होता है इनलीगल उसमें वही इन्वॉल्व रहता था, मिस्टर ज़ा भी रहते थे पर वो इंस्ट्रक्शंस देते थे, कोई कभी सामने आकर नहीं करवाते थे कुछ भी, जिससे उनकी इमेज पर या उन पर कोई खतरा ना पड़े। और इसी कारण से जो जिनकी गैंग थी उनमें से बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने जो मिस्टर ज़ा थे उनकी हल्की सी झलक भी देखी हो, और जिन जो था सिर्फ वही जानता था कि जो उनका लीडर है वो है कौन और दिखता कैसा है। ऑब्वियसली उसका दोस्त है, वो तो जानेगा ही। सिर्फ जिन था जिससे मिस्टर ज़ा कॉल करके कोऑर्डिनेट करते थे और जो वीडियो कॉलिंग पे बात होती थी वो भी जिन ही करता था रूम को लॉक करके। सो इसीलिए वो उस दिन बात ही कर रहा था जब रहीम चाचा और वो शेफ़ अंकल ने सारी प्लानिंग की थी। वो इस समय ऑब्वियसली इसी से ही बात कर रहा था। सो अब जब पुलिस यहाँ पर आई थी तो तब तक जो रूम में लोग थे ना, वो लोगों को होश आ गया था और उन सभी ने मिलकर दरवाज़ा भी तोड़ दिया था और जिनको ढूंढने लग गए थे। बड़ी मशक्क़त के बाद वो लोग जिनको उस रूम से ढूंढकर वापस भी ले आए थे। जिनको ऐसा शक हो गया था कि वो लोग कहाँ गए होंगे, लाइक रहीम चाचा, अंकल और जीशू, तो वो उन सब से कहता है कि उन लोगों को वो जगह खाली करनी होगी अभी के अभी। और ये कहकर वो अपने रूम में जाता है, अपने लैपटॉप, अपने फ़ोन और जो जितने भी सबूत थे जो ये साबित कर सकते थे कि इस काम में मतलब इस बिज़नेस में उसके अलावा कोई और शामिल है, वो सब सबूतों को जला देता है एक साथ, जिससे कि कोई भी बात होगी तो वो उस पर होगी। लाइक वो लोग आदमी बहुत ही कमीने टाइप के थे पर दोस्त अच्छे थे। अब ये सब जला लेने के बाद वो सब वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन सबको अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट करने के बाद भी वो लोग पूछते रहते हैं कि तुम्हारा कोई और साथी है, कोई है, पर उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता है। और जिन जो भी जानता था कि कौन है उसका साथी, वो भी नाम नहीं बताता है। और इवेंचुअली पुलिस यही केस करती है कि जो कुछ भी था वो जिन था, मतलब उस गैंग का जो कुछ भी लीडर था वो वही था, क्योंकि उनको उन सभी लोगों को इतना तोड़ने के बाद, इतना मारने के बाद भी उन्होंने नहीं बोल रहे थे कि जो लीडर है वो कौन है। जिन भी नहीं बोला था तो सब कुछ जो था वो जिन पर ही आया था। मतलब ऐसे नहीं कि सब लोग बरी हो गए थे, जिन फंस गया था, सबको सज़ा मिली थी। पर जो होता है ना कि एक इल्ज़ाम हो कि ये गैंग ये चला रहा है, तो वो चीज़ का इल्ज़ाम जिन पर आया था एंड मिस्टर ज़ा साफ बच गए थे। सो हम वापस से अपने प्रेजेंट टाइम में आते हैं। लाइक बैक टू द स्टोरी। मिस्टर ज़ा तो उस रूम से चले जाते हैं और हमारा सीन वापस से हमारे वेन्यू पे होता है। वैन केसिंग अभी भी साजिश के कमर में ही होता है, साजिश के बेड पे बैठा होता है, साजिश अभी भी सो रहा होता है वैन केसिंग की गोद पे सर रख के। वैन केसिंग साजिश के सर पे हाथ फेर रहा होता है, उसे देखे ही जा रहा होता है। वो काफ़ी दुखी था उस समय, वो उसे देख रहा होता है और उसे वही सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं जो उन लोगों ने वहाँ पर बिताई थी। लाइक उस जगह पर वो जब साजिश ने उसकी हेल्प की थी और उसे पानी पिलाया था, वो सब चीज़ें उसे याद आ रही होती है और उसकी आंखों से वापस से आंसू बहने लग जाते हैं। फिर वो अपने एक हाथ से अपने आंसू पोंछता है और कहता है, मुझे इस चीज़ कंफर्म करनी होगी कि हानी कबाब भी वहाँ का लीडर है कि नहीं। ये कंफर्म कैसे करूँ? इतना तो है कि यही जिनकी हेल्प कर रहा है।
पर ये इंसान उस ग्रुप का लीडर है, इस चीज़ की कंफर्मेशन होना भी तो ज़रूरी है। क्या करूं? चाचा, हाँ चाचा मेरी मदद कर सकते हैं, पर चाचा से मिलने के लिए तो वो जेलर, मुझे कुछ भी करके उन्हें मनाना होगा। जितना जल्दी हो सके मुझे चाचा से मिलना होगा, वही मेरी हेल्प कर सकते हैं। अब वो वापस से शिशु को देखने लग जाता है। फिर वो धीरे से शिशु का सर अपनी गोद से हटाकर वहाँ पर जो पिलो होती है उस पर रख देता है और शिशु के हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है। फिर वहाँ जो ब्लैंकेट होता है वो उसे उठा देता है, एक बार फिर से उसके सर पे हाथ फेरता है और वहाँ से चला जाता है, मतलब उस रूम से बाहर निकलता है। और वो रूम से बाहर निकलता ही तभी वहाँ से ये भाई और हानिंग आ रहे होते हैं, वो उसे देख लेते हैं, दोनों उसके पास जाते हैं। ये भाई कहता है वैन, शिशु। वैन कहता है डोंट वरी, सो रहे हैं। वो कहता है इज़ एवरीथिंग ओके? वैन कहता है जी सब ठीक है, आप दोनों परेशान मत होइए। हानि कहता है तुम ठीक हो? वो कहता है जी। हानि कहता है तुम्हारी आँखें बहुत लाल है। वैन हल्की सी स्माइल करता है और कहता है मेरी फिक्र ना कीजिए, मैं ठीक हूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है। ये भाई और हानि उसकी तरफ देखते हैं उसे जाते हुए। फिर वो दोनों कमरे में आते हैं। फिर देखते हैं कि शिशु सो रहा है, तो वो दोनों ही स्माइल करते हैं उसे सोते हुए देखकर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है सोते टाइम। सो वो दोनों उसे देख रहे होते हैं। फिर वहाँ से बाहर चले आते हैं कमरे से। अब जो हानिंग होता है वो भाई से कहता है कि अब रात बहुत हो रही है, उसे भी घर चले जाना चाहिए, उसे भी थोड़ा आराम करना चाहिए। भाई कहता है ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो बस एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। हानिंग कहता है जी भैया। फिर ये भाई जो होता है वो चला जाता है और उसके जाने के बाद जो अपना हानिंग होता है वो वहीं पर खड़ा रहता है और सोच रहा होता है। वो मम्मी कहता है क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? वैन रो रहा था ना थोड़ी देर पहले, उसकी आंखें इतनी लाल थी, कहीं भैया ने उसे सब बता तो नहीं दिया है? नहीं। सो बेसिकली हमारा जो हानिंग था ना वो एज अ प्रोटेक्टिव ब्रदर ये नहीं चाहता था कि जीशु वैन को कुछ भी पता है उसके तीत के बारे में। उसे नहीं पता था कि वैन क्या ही सोचेगा उसके बारे में, कैसे रिएक्ट करेगा, तो वो नहीं चाहता था। इसीलिए जब उसने जीशु को वैन के साथ देखा था तो वो जो हो रहा था वो उसे रोकना चाहता था। वो चाहता था कि वो जीशु को यहाँ से ले जाए, जीशु कुछ भी ना बता पाए वैन को। लेकिन ये भाई ने उसे रोक लिया था, क्योंकि ये भाई ये चाहता था कि वैन को जीशु सब बता दे, उसकी फीलिंग्स के बारे में भी और उसके अतीत के बारे में भी। और वो ये तो जानता ही था कि जीशु कभी भी अपनी फीलिंग्स के बारे में वैन को नहीं बताएगा और ना ही अपने अतीत के बारे में। तो ये सबसे अच्छा तरीका था उसके पास वैन को ये सब सच बताने का। वो एक बार वैन को आजमाना चाहता था, वो ये देखना चाहता था कि जीशु की सच्चाई जानने के बाद वैन क्या करता है, क्या उसे उसकी पूरे सच के साथ एक्सेप्ट करता है या फिर उसकी ज़िंदगी से चला जाता है। हालांकि वो बात अलग थी कि ये भाई को वैन पर बहुत भरोसा था। उसे वैन जिस तरह से उसकी फ़िक्र करता था, जिस तरह से उसकी आंखों में नज़र आती थी उसकी फीलिंग्स साजिशों के लिए, ये सब चीज़ें जो थी ना वो उसे इस चीज़ का विश्वास दिलाती थी कि अगर वैन ये सब जान भी जाता है तो भी वो जीशु को ऐसे नहीं छोड़ेगा, उससे दूर नहीं जाएगा। पर वो फिर भी उसे आजमाना चाहता था एंड इसीलिए उसने वैन को जीशु के साथ अकेला छोड़ दिया था, ताकि जीशु अपनी सारी बातें उससे कहे और तब वैन अपना निर्णय ले। अब हमारा जो हानिंग होता है वो ऐसे ही खड़ा होता है वहाँ पे, सोच रहा होता है जो कुछ भी हुआ। तभी अभी मिसेस आओ आती हैं। वो कहती हैं हानि जीशु कहाँ है? मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ, तुम लोगों के साथ ही था ना, वो कहाँ है? वो मिसेस आओ बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती हैं। हानि उन्हें देखता है और कहता है हे रिलैक्स रिलैक्स मॉम रिलैक्स, भैया ठीक है, सो रहे हैं। मिसेस आओ कहती है सो रहा है? तो हानि कहता है जी मॉम, वो भैया काफ़ी थक गए थे ना
तो वो अभी सो रहे हैं, उनको बहुत हेडेक हो रहा था। तो मिसेस हाउ कहती हैं, अरे उसे हेडेक हो रहा था तो मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ। हनी कहता है, मम्मा मम्मा वो ठीक है, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? रिलैक्स, इट वॉज जस्ट अ हेडेक। मिसेस हाउ फिर खुद को काम करती हैं और कहती हैं, वैन कहाँ है? हनी कहता है, थोड़ी देर पहले तो यहीं था, शायद अपने रूम में होगा। मिसेस हाउ उसकी बात पर नोट करती हैं। फिर वो कहता है, मॉम डैड कहाँ है? मिसेस हाउ कहती है, मुझे नहीं पता बेटा, शायद अपने किसी दोस्त को छोड़ने गए होंगे। उनकी बात पर जो हनी होता है नोट करता है और कहता है, मम्मा आपको भी रेस्ट करना चाहिए, डैड थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, अगर वो किसी दोस्त को छोड़ने गए हैं तो। वो कहती फिर वो वहाँ से रेस्ट करने चली जाती है, मतलब अपने रूम में चली जाती है। और हानिंग जो होता है वो एक बार फिर से साक्षी के कमरे में जाता है, उसे चेक करता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। अब वो अपने बेड पर जाकर बैठा ही होता है रूम में, वैसे ही उसका फ़ोन बजने लग जाता है। वो देखता है तो कोई अननोन नंबर होता है। अब यूजुअली तो अननोन नंबर को उठाता नहीं है, पर वो पता नहीं क्या सोचकर वो नंबर उठा लेता है। वो कहता है, हेलो। दूसरी साइड से फ़ाई की आवाज़ आती है, मिस्टर हानिंग। और उसकी आवाज़ सुनकर हानिंग के हाथ से तो फ़ोन गिरते गिरते बजता है। और फिर जो अपने फ़ोन को पकड़ता है वापस जो गिरने वाला था, और फिर अपने कानों पे लगाता है और कहता है, फ़ाई आप? फ़ाई कहता है, आप आई एम सॉरी मिस्टर हानिंग, आपको इतनी रात को तकलीफ़ देने के लिए, आई एम रियली वेरी सॉरी। अब पर वहाँ सब ठीक है ना? हानिंग कहता है, जी यहाँ तो सब ठीक है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? भाई कहता है, नो इट्स नथिंग। मिस्टर साहु कैसे हैं? वो कहता है, जी वो तो ठीक है, सो रहे हैं, क्यों क्या हो गया है? भाई कहता है, ओह नथिंग नथिंग, वो बस मुझे थोड़ी फिक्र हो रही थी उनकी। तो हानी कहता है, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, पर आप फिक्र ना करें, यहाँ सब ठीक है। भाई कहता है, जी। फिर हानी कहता है, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? हानी स्माइल करता है और कहता है, आपका नंबर पाना कौन सी मुश्किल बात है? हानी कहता है, जी। भाई कहता है, कम ऑन, आपका नंबर ये भाई भैया देखो भैया के पास है, उनसे लेना कोई बड़ी बात तो नहीं। हानी स्माइल करता है और कहता है, जी जी बिल्कुल। फिर भाई कहता है, ओके, मुझे बस इतना ही जानना था, अब रात बहुत हो गई, आपको सो जाना चाहिए, ठीक है, हैव अ गुड नाइट। हानिंग भी कहता है, गुड नाइट। भाई फिर कॉल कट कर देता है। कॉल कटने के बाद हानिंग खुद से ही कहता है, भाई को वाकई भैया की चिंता हो रही थी या फिर बात कुछ और है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब वो यही सब चीज़ें सोच रहा होता है और अब हमारा सीन यहाँ से नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, यानी कि हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमारा जो वैन सिंह होता है वो तैयार वैयार होकर साक्षी के रूम में आता है तो देखता है वो पहले से ही जगा हुआ है। वो अपने कमरे और बालकनी की जो दहलीज होती है उस पर खड़ा होता है, मतलब देखो वो बालकनी की तरफ रहा था पर बालकनी में नहीं था, था वो कमरे में ही। और वो बस सामने की तरफ देखे जा रहा होता है। वैन कमरे में आता है और वो नॉक नहीं करता है और वो जो गेट होता है उसे बंद कर देता है, जो साक्षी के कमरे का गेट था उसे वो बंद कर देता है। फिर उसके पास आता है साक्षी के और कहता है, आप ठीक हैं? जो जिशु होता है उसकी तरफ देखता है और फॉर्चुनेटली उसको पिछली रात का सब कुछ याद था, एक एक चीज़। जिशु कहता है, तुम्हें क्या लगता है कैसा होना चाहिए मुझे? अब वैन जो था वो समझ नहीं पा रहा था कि जो जिशु है लाइक उसका आशु, उन्हें पिछले दिन का कुछ याद है कि नहीं। तो वो ऐसे ही प्रिटेंड करता है कि लाइक सब ठीक है, मतलब कल कुछ भी हुआ नहीं था। तो वो कहता है, अब जिसने कभी नशा ना किया हो वो ठंडाई पी ले तो उसका दूसरे दिन का मूड तो ऐसे ही होता है ना? जो जिशु होता है उसे घूर कर देखता है। फिर वैन कहता है, ओके आई एम सॉरी। सो अब जो जिशु होता है वो वापस से सामने की तरफ देखने लग जाता है और कहता है, इसे यहीं ख़त्म करते हैं,
वैन का दिल तो एकदम से ही धड़कने लग जाता है। वो कहता है कैसे? जीशु कहता है इस रिश्ते को। फिर वो वैन की तरफ देखता है और कहता है देखो, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो अब, और ये भी जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। तो मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और तुम जानते हो क्यों। फिर वो सामने देखने लग जाता है और कहता है आई एम सॉरी फॉर लास्ट नाइट। जो जीशु होता है उसके शोल्डर को वैन कस के पकड़ता है, मतलब इतना कस के नहीं कि उसको दर्द होने लग जाए, मतलब उसे शोल्डर को रफली पकड़ता है, उसे अपनी तरफ करता है और कहता है सॉरी। किस लिए? मुझे सच बताने के लिए। जो काम आपने कल नशे की हालत में किया था, आपको पूरे होशो हवास में करना चाहिए था। मुझे अपना सच बताना चाहिए था। मुझे बताना चाहिए था कि आप मुझसे प्यार करते हैं। जीशु कहता है मैं ज़रूरी नहीं समझता था, इसीलिए नहीं बताया। तुम हो कौन मेरे जिससे मैं कुछ बताऊं? जीशु कहता है कल के बाद भी ये कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ आपका। जीशु के आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो कहता है वैन, प्लीज़ मेरी सिचुएशन पे थोड़ा तरस खाओ। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, यहाँ से चले जाओ प्लीज़। मेरी हालत को समझो, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल होता जा रहा है हर बढ़ते दिन के साथ। प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे भूल जाओ प्लीज़। अब जो अपना बहन होता है वो उसके गालों पे हाथ रखता है, उसके आंसुओं को साफ करता है और कहता है आई एम सॉरी, पर मैं नहीं जा सकता। मास्टर, मैं आपकी तकलीफ़ समझता हूँ, आपके हालात और आपकी हालत दोनों समझता हूँ, पर प्लीज़ एक बार अपने डर की कैद से बाहर आइए। मुझे पता है कि आपको लगता है कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं जाऊँगा। मुझे आपकी कसम है, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। प्लीज़ मेरा एक बार विश्वास कर लीजिए, प्लीज़ मेरा हाथ थाम लीजिए। मैं प्रॉमिस मैं आपको गिरने नहीं दूँगा। बस एक बार मेरा हाथ थाम लीजिए प्लीज़। जीशु कहता है तुम्हारी बातों पर मुझे भरोसा है, अगर किसी पर भरोसा नहीं है तो वो मेरी किस्मत है, जो पता नहीं कब तुम्हें मुझसे छीन ले। मैं पहले बहुत कुछ झेल चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा लवन। वैन कहता है अगर आपकी यही इच्छा है तो मेरी इच्छा भी सुन लीजिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं आपके और अपने प्रेम को आपके डर के कारण हारने नहीं दूंगा। आपको मेरा प्यार स्वीकार करना होगा, आपको अपने आप को एक चांस देना होगा, हमें एक चांस देना होगा। मैं आपके डर को जीतने नहीं दे सकता हूँ किसी भी हाल में। और आप देखिएगा हमारा प्यार जीतेगा ज़रूर। आप मुझे अपनाएंगे, फिर चाहे वो मेरी आखिरी सांस का नुमाई क्यों ना हो। अब ये कहकर हमारा वैन केसिंग सायुशा के गल को छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। जीशु कहता है वैन रुक जाता है। वो जीशु की तरफ पलट के देखता है। जीशु उसके पास आता है और कहता है शाम तक मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। वैन केसिंग उसे देखता है और कहता है व्हाट, रेजिग्नेशन लेटर? जीशु कहता है हाँ। वैन केसिंग कहता है भूल जाइए। जीशु कहता है शांति से मुझे रेजिग्नेशन लेटर दे दो वैन। वैन आप अपने आर्म्स को फोल्ड कर लेता है, वो हाथों को फोल्ड करते हैं ना, और कहता है नहीं दूंगा मैं आपको रेजिग्नेशन लेटर। क्या करेंगे आप? हाँ, लेट मी गेस, मिसेस राव ने मुझे आपके लिए अपॉइंट किया है ना। आप चाहें तो उनसे कहकर मुझे फायर करवा सकते हैं। फिर वो शरारती स्माइल होती है, वो करता है और कहता है पर आप उन्हें रीज़न क्या देंगे? जीशु ऐसे ही बोल देता है कुछ भी। वैन कहता है रीज़न मुझे भी बताइए
मुझे भी तो पता चले कि आप उन्हें क्या बताने वाले हैं मेरे बारे में। शिशु फिर एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, फॉर गॉड सेक वैन गेजिंग, लीव मी अलोन। वैन फिर शांत हो जाता है, शिशु के पास आता है, उसके गाल पे वापस हाथ रखता है और कहता है, अगर मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा तो क्या सब सही हो जाएगा? शिशु एकदम से शांत हो जाता है। वैन कहता है, बोलिए, क्या आपकी लाइफ पहले जैसी हो जाएगी जैसे मुझसे मिलने से पहले थी? चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर फिर क्या सब ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा। अपने दिल पर जो आप मेरा नाम लिख चुके हैं ना, वो कभी नहीं मिटेगा। शिशु कहता है, फत के साथ साथ नाम भी मिट जाएगा। उसकी बात सुनकर वैन हल्के से हंसता है और कहता है, नहीं मास्टर शो, नहीं, दिल पर लिखे नाम वक्त के साथ नहीं मिटा करते, नहीं मिटा करते। ये कहता टाइम वैन गेजिंग एकदम ही शिशु की आंखों में देख रहा होता है और शिशु भी उसकी आंखों में देख रहा होता है। और ये जो बात उसने कही थी, ये बात का गवाह वो खुद था, क्योंकि वो 12 साल से शिशु से प्यार करता है। तो ऑब्वियसली उसके लिए तो ये बात सरासर झूठी होगी ना, कि दिल पर लिखे नाम समय के साथ मिट जाया करते हैं। अब जो फैन होता है वो पीछे हट जाता है, शिशु से थोड़ा दूर हट जाता है और कहता है, आपको नंदिनी मैम से जो कहना है कह दीजिए, जिससे जो कहना है कह दीजिए, जिसको जो करना है कर ले, पर मुझे तो आपसे अब कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, ना आप, ना आपकी फैमिली, ना ये पूरी दुनिया, ना भगवान, ना मेरी मौत, कोई मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता। आप करते रहिए आपको जो करना है। और ये बोलकर वैन उस कमरे का जो उसने लॉक लगाया था उसे खोलता है और वहाँ से चला जाता है। शिशु उसे जाते हुए देख रहा होता है और कहता है, लो वैन, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज़। अब जो हमारा वैन केसिंग होता है वो अपने रूम में आ जाता है, बेड पे आकर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लेता है। लाइक जब इंसान काफ़ी थक जाता है तो करता नहीं है ऐसे, वैसे करके रखा होता है। थोड़ा देर ऐसे ही रखे होता है, फिर जो होता है बेड उस पर गिर जाता है वो, और सेलिंग को देखने लग जाता है और जो कुछ भी अभी चल रहा है वो सब कुछ सोचने लग जाता है। तभी उसका फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है, तो वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है। फ़ोन उठाता है तो नोटिफिकेशन तो कुछ ऐसे ही रैंडम सी थी। फिर उसे फ़ोन देख कर याद आता है कि कल उसकी फ़ई से बात हुई थी और उसने फ़ई से थोड़ा रूड बिहेव किया था, तो उसे थोड़ा बुरा भी लगता है। कल उसका दिमाग भी ख़राब था जब चीज़ के चक्कर में। तो फ़ई का नंबर डायल करता है और एज़ यूजुअल फ़ई जो हमारा कमरे में बैठा होता है वो जैसे ही दिखता है कि वैन केजिंग का कॉल है, वो तुरंत से ही उसे रिसीव कर लेता है और कहता है, हेलो, हेलो वैन सर। वैन कहता है, आई एम सॉरी। फ़ई एकदम से शॉक्ड आता है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फ़ई से वैन फ़ोन करते ही ये बोलेगा। फ़ई कहता है, सॉरी, सॉरी फॉर व्हाट सर? वैन कहता है, कल रात की बदतमीज़ी के लिए आई एम सॉरी। फ़ई कहता है, नहीं सर, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आप तो कल परेशान थे, मुझे पता है। मैं ही इतने क्वेश्चंस कर रहा था, कोई भी परेशान हो जाएगा। वैन कहता है, नहीं फ़ई, तुम तो मेरी फ़िक्र ही कर रहे थे, मेरा ही दिमाग सही काम नहीं कर रहा था। फ़ई कहता है, समझता हूँ सर, जैसी सिचुएशन में आप हैं वैसी सिचुएशन में ये सब होना तो लाज़मी सी बात है। वैन उसके बाद सुन के हल्के से स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू यार, तुम सच में मुझे जैसे इंसान को झेलते कैसे हो मुझे समझ में नहीं आता, थैंक यू। वही कहता है, सर आप बेफालतू की बातें कर रहे हैं अब तो। फिर वही कहता है, सर आपने वो रिपोर्ट्स देख ली ना? उसकी बात सुनकर वैन सीरियस हो जाता है और कहता है, हाँ देखी। तो वही कहता है, तो आप ये बात शिशु सर को बता नहीं सकते क्या कि उनके फादर ही ये सब? वैन कहता है, आर यू सीरियस भाई? तुम्हें सच में लगता है कि
आज वो मेरी बात का विश्वास करेंगे? कभी नहीं। वो घर, वो फैमिली उनके लिए सब कुछ है फ़िलहाल। वो वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। उल्टा मेरे ऐसे कहने से सिचुएशन और भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी, और इस समय मैं कोई भी चांस लेने के मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वही कहता है आपकी बात सही है, भला वो आप पर विश्वास क्यों करेंगे? वो तो उस फैमिली पर विश्वास करेंगे ना। अब अपना जो भाई होता है वो तो मैंने से बात कर रहा था, उसने ना ये नोटिस नहीं किया था कि पीछे देखुन खड़ा था, जो कि उसे लेने आया था लंच के लिए, कि साथ में कहीं जाके लंच करेंगे, क्योंकि देखुन तभी फ्री था और उन्हें दूसरे दिन जाना था वहाँ पर पिकनिक पे। तो आज वो फ्री था, वो उसे लेने आया था लंच के लिए, और वो ये सब सुन लेता है। वो तुरंत से ही फ़ोन उसके हाथ से ले लेता है और अपने कानों में लगाता है और कहता है हेलो। वैन ये आवाज़ सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है देखुन। देखुन कहता है क्या बात हुई है यहाँ पे, किस बारे में बात करते हैं आप लोग? मिस्टर साहब ने क्या किया है? वैन एकदम से ही खामोश हो जाता है। देखुन फिर कहता है वैन मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे जवाब चाहिए, ये सवाल मेरे पेशेंट का है, उसकी लाइफ का है, आपको मुझे जवाब देना होगा। वैन कहता है मुझे और फाई को लगता है कि मिस्टर साहिब है इंसान है जिनकी हेल्प की थी जेल से बाहर आने में, और उन्होंने कहीं उसे छुपा के रखा है। देखो तो एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है क्या जिन जिन जेल में नहीं है? वैन कहता है नहीं, कुछ महीने पहले वहाँ से भाग गया था, एंड आई एम डैम श्योर कि इन सब के पीछे मिस्टर साहब का ही हाथ है। देखो कहता है पर आप इतना श्योर होकर कैसे कह सकते हैं? फिर वो कहता है आप फ़ई से पूछ लीजिए ना कि मैं इतना श्योर कैसे हूँ। देखुन फिर फ़ई की तरफ देखता है, जो कि चुपचाप देखुन की तरफ देख रहा था और देखुन के हाथ में जो फ़ोन था उसकी तरफ देख रहा था। देखुन फिर कहता है अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शीशु तो उस फैमिली को अपना सब कुछ समझता है, उसे अगर पता चलता है कि वो आदमी जिसे वो अपना बाप मानता है वही उसका इतना बड़ा दुश्मन है, उसने उस जिन को बाहर निकाला है, उसे पनाह दी है, तो पता नहीं उस पर क्या असर होगा। बहन कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ। देखो कहता है चारों तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें दिख रही हैं अब तो मुझे। अगर हम शीशु को ये सब नहीं बताते हैं कभी तो उसके लिए मुसीबत बन जाएगा वो आदमी, और अगर उसे बताते हैं तो शीशु का डर उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। उसके अंदर जो डर बना हुआ है ना किसी क्लोज वन को खोने का, वो उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। फैन कहता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सोच रहा था कि जाके उस जेलर को कन्विंस करूं कि मुझे चाचा से मिलने दे, पर इसे कन्विंस करने में टाइम लगेगा, कोई एक दिन में थोड़ी ना मान जाता है, और कल हमें पिकनिक के लिए निकलना है। देखो कहता है आई एम सॉरी अबाउट इट। फैन कहता है नो, आपकी गलती नहीं है, आपको थोड़ी ना पता ये सब हो जाएगा। फिर देखन को सोचता है और कहता है वैन एक तरीका है। वैन उसकी बात सुनकर काफ़ी होपफुल होता है और कहता है जी कौन सा तरीका? भाई भी देखने की तरफ देखने लग जाता है उस उत्सुकता के साथ। सॉरी। देखन कहता है अगर तुम शीशु को कन्विंस कर लेते हो कि वो तुम्हें एक चांस दे, अगर वो तुम्हारे प्यार को स्वीकार करता है, तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करता है, तो कुछ हो सकता है। वैन कहता है कैसे, इससे क्या हो सकता है? देखो फिर स्माइल करता है और वहीं जो बेड होता है उस पर बैठ जाता है भाई के बगल में और कहता है इससे बहुत कुछ हो सकता है वैन, बहुत कुछ। अगर आप उसे कन्विंस करने में कामयाब होते हैं तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी इस समय यही है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, शिशु के लिए भी। अगर वो आपको अपनाता है तो इससे आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। उसके अंदर आपके लिए तड़प है, वो आपके प्यार के लिए तड़पता है, पता है। और अगर आप उसे मिल जाएंगे ना
तो तो वो पूरा हो जाएगा और वो खुश रहने लगेगा। उसे उसे वो मिल जाएगा जिसकी उसे चाहत है। और प्यार में तो इतनी ताकत होती है कि वो पत्थर में भी जान जगा दे। फिर तो शिशु जी तो एक इंसान है, उसके ठीक होने के बहुत चांसेस है। वो नॉर्मल हो सकता है, वो आज़ाद हो सकता है अपने 12 साल के उस ट्रॉमा से। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो उसे यकीन दिलाइए कि वो आपके लिए क्या मायने रखता है। आप उसे यकीन दिलाइए कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया तब शिशु के नॉर्मल होने के बहुत चांसेस हैं। और एक बार अगर शिशु नॉर्मल हो गया तब ये सच अगर उसके सामने आ भी जाता है तो वो खुद को संभाल लेगा। तो अभी आप शिशु को जीतने की कोशिश कीजिए, ठीक है? लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। फैन कहता है, कैसी दिक्कत? देखो कहता है, अब शिशु तो अपने पिता पर अंधा विश्वास करता है, कहीं इसका फ़ायदा उठाकर मिर्जा साहब ने शिशु को वो इतने बोल पाता है। तभी तभी वैन कहता है, उसकी चिंता आप मत कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे आशु को कोई छू भी नहीं सकता। देखो नहीं सुनता है, स्माइल करता है और कहता है वेरी गुड। सो आप मेरे पेशेंट को कन्विंस करने का कुछ सोचिए। और हाँ, ये जो पिकनिक का प्लान है इसका थोड़ा फ़ायदा उठाइए। वैन कहता है मतलब? वो कहता है बेवकूफ़ ना बनिए, वहाँ आप लोग अकेले रहेंगे, मतलब हम लोग तो साथ रहेंगे लेकिन फिर भी कोई काम नहीं होगा, कोई हेडेक नहीं होगी, आप लोग साथ में समय बिता सकते हैं। तो आपको नहीं लगता ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी? फिर स्माइल करता है और कहता है आइडिया तो अच्छा है, थैंक यू। देखो देखो कहता है माय प्लेजर। लेकिन एक बात है देखिएगा, अगर शिशु को आपकी वजह से कोई तकलीफ़ हुई तो आप बेहतर समझदार हैं, मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ। फैन कहता है जी जानता हूँ, पर वो नौबत नहीं आएगी। देखो कहता है गुड। फिर वो भाई को फ़ोन देता है और कहता है कर लो बात, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है? बात करके नीचे आना। भाई कहता है जी भैया। और फिर देखो वहाँ से चला आता है। भाई फ़ोन लेता है, अपने कानों में लगाता है और कहता है आई एम सॉरी सर। फैन कहता है नो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो ने वाकई बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी, थैंक यू। भाई स्माइल करता है। फिर बहन कहता है अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, ओके? भाई कहता है जी बाय। अब हमें शिशु को दिखाया जाता है जो कमर में बैठा होता है बेड पे। और तभी वहाँ पर हानिंग आता है और देखता है शिशु काफ़ी सैड सैड सा है, तो उसके बगल में आके बैठ जाता है और कहता है क्या हुआ भैया? शिशु कुछ भी नहीं बोलता है। फिर हानिंग कहता है भैया प्लीज़ बताइए ना क्या हुआ है? शिशु उसकी तरफ देखता है और कहता है मैंने कल रात उससे सब बता दिया। हानिंग इग्नोर करता है और फिर कहता है और? फिर शिशु कहता है वो मुझे अब भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हानिंग ये सुन के एकदम से खुश रहता है और कहता है सच में? शिशु कहता है हाँ। फिर वो हानिंग की तरफ पढ़ता है और कहता है पता नहीं कौन सी भाषा में उससे समझाऊँ, वो इतना ही बोलता है। तभी हानिंग उसे कस के गले लगा लेता है और कहता है भैया 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 मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सच में। मैं पता कितना डर गया था, सोच रहा था कि अगर आपने उसे कुछ बता दिया होगा तो वो पता नहीं क्या सोचेगा, पता नहीं उसकी सोच कैसी होगी। पर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ सच में। अब जो शिशु होता है वो कहता है हान तुम जानते हो ना? हान कहता है मतलब अपना हानिंग कहता है जानता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि खुशकिस्मती बार बार नहीं मिलती। आप प्लीज़ अपने इस डर से बाहर आइए। वो लड़का आपके लिए खुशकिस्मती बन के आया है, उसे अपना लीजिए भैया, उसे अपना लीजिए प्लीज़, तभी आप जी पाएंगे। शिशु कहता है मैं अभी भी जी रहा हूँ। हानिंग उससे अलग होता है और कहता है नहीं भैया, आप अभी ज़िंदा है, जीना तो अभी आपने शुरू ही नहीं किया है, जीना शुरू कीजिए।
इनको एक्सेप्ट कीजिए। शिशु कुछ भी नहीं बोलता है। फिर हानि कहता है ओके ओके, अच्छा चलिए अपना मूड तो ठीक कीजिए, चेहरा हो जाएगी थोड़ा, चलिए हंस के दिखाइए। शिशु फिर स्माइल करता है और फिर जो हानि होता है उसके दोनों गालों को ऐसे पिंच करता है और कहता है दैट्स लाइक माय बिग ब्रदर। बहुत अच्छे लगते हैं स्माइल करते हुए। ऐसे मुंह मत बनाया कीजिए, बिल्कुल अच्छे लगते हैं आप, आपका हैंडसम चेहरा इसलिए थोड़ी है। अब शिशु को ना हंसी लगती है, वो हंसने लग जाता है। उसे देखकर हानि भी स्माइल करता है। फिर वो कहता है अब मैं जा रहा हूँ मॉम डैड से फार्म हाउस की परमिशन लेने। अब जो शिशु होता है वो इतना सब कुछ एक दिन में हो गया था ना कि वो भूल ही गया था उस बारे में। तो वो कहता है फार्म हाउस, वो किस लिए, किसी की परमिशन? तो वो कहता है अरे, फिर वो शिशु के सर पे एक स्लैप करता है और कहता है पिकनिक के लिए, भूल गए क्या? शिशु कहता है अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। हानि कहता है बुद्धू कहेंगे। फिर वो वहाँ से उठ जाता है और कहता है मैं आता हूँ, वैसे मुझे पता तो है ही वो लोग ना थोड़ी करेंगे, पर फिर भी। फिर वो चला आता है। शिशु ऐसे अपने सर को ऐसे हिलाता है और कहता है कभी कभी ऐसे बड़ों की तरह बात करता है और कभी कभी ऐसे बंदरों वाली हरकतें हैं इसकी। अब यहाँ से हमारा सीन नेक्स्ट डे को शिफ्ट होता है। मिस्टर एंड मिसेस ऑन ने उन लोगों को परमिशन दे दी होती है और वो सभी लोग अपनी पिकनिक डेस्टिनेशन के लिए यानी कि फार्म हाउस के लिए निकल गए होते हैं। अब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं रात को, इन्हें रात हो जाती है पहुँचते पहुँचते। अब वो लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पर हानि का शिशु ने पहले से ही सारा प्रबंध करके रखा हुआ था। लाइक वो फार्म हाउस था, वहाँ पर एक केयर टेकर था ही, तो उन्होंने सारा जो भी रहने वहने का प्रबंध होता है वो करवा दिया था पहले से ही। तो लोग वहाँ पे जाते हैं। अब वो सभी लोग वहाँ पर जो सोफ़ा होता है वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, आए होते हैं जिस, तो लोग ऐसे ही बैठे होते हैं वहाँ पे। अब ऐसा होता है कि वैन और भाई एक जगह पे बैठे होते हैं और ये भाई देखो एक जगह पे और जो अपना हान था और शिशु एक जगह पे। सो हानि कहता है गाइस यहाँ पे 3 बेडरूम है, सो अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको किसके साथ रूम शेयर करना है। अब जो ये भाई होता है वो शिशु की तरफ देखता है और फिर देखो की तरफ देखता है। फिर वो कहता है मैं तो शिशु के साथ रूम शेयर कर लूँगा। अब जो वैन होता है वो अपने जो माथा होता है उस पर अपने 2 फिंगर्स को ऐसे रब करता है और जो देखो होता है वो वैन की तरफ देखता है, वैन देखो की तरफ देखता है। फिर वैन इशारे में ये भाई की तरफ इशारा करता है देखो को। तो देखो होता है वो ये भाई का जो गला होता है उस पर अपने एक हाथ को ऐसे फोल्ड करके उसको अपनी तरफ खींचता है और कहता है अरे ऐसे कैसे, आप मेरे साथ रूम शेयर करेंगे, समझे आप? अब ये भाई तो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ऐसे करके उसे खींचा था तो वो काफ़ी क्लोज आ गया था उसके, और उससे देख रहा होता है। और जो शिशु था वो भी ये भाई और वो देखो की तरफ देख रहा होता है और सभी लोग इसे देख रहे होते हैं। फिर जो ये भाई होता है वो उसको इशारे में ऐसे करता है, सबकी तरफ इशारा करता है, तो उसे छोड़ देता है। कहता है ओ सॉरी, पर रूम तो तुम मेरे साथ शेयर करोगे। भाई देखो को देखता है, फिर कहता है ठीक है। देखो कहता है गुड। अब ये तो सेट हो जाता है, मतलब ये सीन तो सेट हो गया। अब ये 4 लोग बैठे होते हैं वहाँ पे। अब शिशु तो चाहता था कि वो वैन के साथ एक रूम शेयर ना करे, वो हानि के साथ अपना रूम शेयर कर ले, पर वो क्या है ना उसका हानि भाई को पसंद करता है, तो अगर वो लोग साथ रहेंगे तो अच्छा होगा ना। तो अब हानि जो होता है वो शिशु की तरफ देखता है और शिशु वैन की तरफ देखता है और हानि की तरफ देखता है। वैन तो उसे देख के मुस्कुरा ही रहा होता है। अब उन 4 में से कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है और जो देखो न और ये भाई होते हैं वो भी उन लोगों की तरफ देख रहे होते हैं। अब भाई वहाँ का ये ऑकवर्ड साइलेंस ख़त्म करता है और कहता है मिस्टर हानि इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपका रूम पार्टनर बन सकता हूँ? अब भाई के सवाल ने सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। हानि कहता है जी बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भाई कहता है थैंक यू मिस्टर हानि। अब हानि और शिशु उन लोगों को रूम्स दिखा देते हैं, जिसको जो पसंद है वो ले ले। तो अब हमारे तीनों कपल अपने अपने रूम में चले जाते हैं।
अब जो हमारे देखुन और बाई होते हैं, ये दोनों रूम में आते हैं, तो बाई और देखुन दोनों ही रूम को देख रहे होते हैं। बाई कहता है, इस रूम के वॉलपेपर का कलर कितना अच्छा लग रहा है ना। देखुन कहता है, अच्छा तो है। अब जो हमारा ये बाई होता है, वो बेड पर आके बैठ जाता है और अपने सर को पकड़ लेता है, लाइक अपने माथे को। जो देखुन होता है वो कहता है, भाई क्या हुआ। भाई कहता है, जस्ट हेडेक। उसको ना सर में दर्द शुरू हो गई थी इस सफ़र के कारण। अब वो अपना सर पकड़े होता है और अपने बैग में खोज रहा होता है कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ वो ले आया हो साथ में जो कि उसको आराम दे अभी। तो जो अपना देखो होता है उसके पास आके बैठता है और कहता है, मैं कुछ हेल्प करूँ। भाई कहता है, मेरे दर्द में तुम क्या हेल्प कर लोगे। वो कहता है, मैं तुम्हें सर पे मसाज दे सकता हूँ जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। भाई कहता है, नहीं देखो तुम्हें जो थक के आए हो, तुम तो रेस्ट कर लो, मैं कुछ देख लूँगा, इसमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा मेरे सदर के लिए, तुम परेशान मत हो। देखो कहता है, पागल ऐसी बातें मत करो, चुपचाप नीचे बैठो और मैं तुम्हारे सर पे अच्छे से मसाज कर दूँगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। भाई फिर भी मना कर होता है पर देखो नहीं मानता। सो भाई जो होता है वो फ्लोर पर बैठ जाता है और देखो जो होता है बेड पे बैठा होता है और भाई ने अपना हेड देखो उनकी लैप पर रखा होता है और उसे मसाज कर रहा होता है। अब जो हमारा देखुन होता है वो उसको इतने अच्छे से मसाज दे रहा होता है ना कि हमारे भाई को तो नींद आने लग जाती है। वो ऐसे अपनी आंखें बंद किए होता है। अब देखुन से पूछता है, भाई। भाई कहता है, वो कहता है, बेहतर लग रहा है। भाई कहता है, और फिर ऐसे वो मसाज कर रहा होता है। और अब देखो जब भाई उसके लैप पर से लेटा हुआ था उसे देख रहा होता है बहुत ध्यान से। उसे देखता ही रहता है, वो आँखें बंद करके जैसे चैन से लेटा हुआ था, मतलब बैठा हुआ था पर उसके गोद पे सर तो रखे हुए थे ना, उसे बस देखने ही लग जाता है। अब वो धीरे धीरे बाई के फेस के क्लोज आने लग जाता है और उसके माथे पे किस करता है। और बाई जो था अभी उसे नींद आ रही थी पर मतलब हल्का सा ही, नहीं कभी भी लगता है कि हल्की सी नींद लग जाती है, तो ऐसे नींद लगी होती है पर उस किस से उसकी आँख खुल जाती है। वो पर देखो को देखता है, देखो मुझसे देखता है, फिर देखो इसे हल्के से स्माइल करता है तो पाई भी स्माइल करता है। एंड अब यहाँ से हमारा से शिफ्ट होता है हानिंग और फाई पे। अब हमारे हानिंग और जो फाई होते हैं वो बेड पे बैठे होते हैं। जो फाई होता है वो रूम को देख रहा होता है। हानिंग कहता है, क्या हुआ, रूम पसंद नहीं आया आपको। तो फाई कहता है, नहीं नहीं मिस्टर हानिंग, ऐसी कोई बात नहीं है, रूम अच्छा है पर ये तो नॉर्मल है ना, जब हम कहीं जाते हैं तो उस कमरे को घूर घूर के देखते ही हैं। हानिंग कहता है, जी। सो हानिंग कहता है, आज की रात कट जाए ना, फिर कल मैं आप सबको यहाँ पर बहुत सारी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए, वहाँ लेकर चलूँगा और यहाँ बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े झरने भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। वही कहता है, अरे वाह, लगता है यहाँ आने का जो मेरा निर्णय था वो गलत नहीं था। हानिंग कहता है, बिल्कुल भी गलत नहीं था, देखिएगा आप इस ट्रिप को हमेशा याद रखेंगे। फाई कहता है, आई विश कि ऐसा ही हो। अब हमारा सीन यहाँ से वेंसू पे शिफ्ट होता है। अब वैन और जीशु दोनों ही कमरे में आ जाते हैं और जो वैन केजिंग होता है वो कमरे को देख रहा होता है टहलते टहलते। जो जीशु होता है वो कहता है, बैठ जाओ एक जगह पे, यहाँ चक्कर गिरने की तरह क्यों नाच रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है, कमरा देख रहा हूँ, ना देखूँ। तो वो कहता है, बैठ कर भी देख सकते हो। अब जो हमारा वैन केजिंग होता है वो जीशु के बगल में आके बैठ जाता है और कहता है, लीजिए आ गया मैं। अब जो जीशु होता है वो उसे देखता है और इरिटेशन वाला फेस बनाता है और उठ जाता है वहाँ से। और जो अपना सामान होता है वो अलमारी में रखने लग जाता है। लाइक वो जो कबर्ड होती है ना वहाँ पर, वो वैसी वाली कबर्ड थी जो 2 लोग के लिए नहीं होती है, जैसे मैरिड कपल का होता है कि एक का सामान इधर एक का सामान उधर, वैसी ही थी। और वहाँ पे सबके ही कमरे में ऐसी ही अलमारी थी, मतलब ऐसे ही कबर्ड था। तो एक साइड में रख रहा होता है सामान। तो वैन उसे देखता है और कहता है, दैट्स सो रूड मास्टर शू। फिर जीशु कोई रिप्लाई नहीं देता है, वो अपना सामान रख रहा होता है। फिर वैन सीरियस हो जाता है और कहता है, एक बात पूछूं आपसे। तो जीशु कहता है, जैसे कि मैं ना बोलूँगा तो तुम चुप हो जाओगे, है ना, पूछो। अब वैन वो सवाल पूछना तो चाहता था पर उसके मुँह से वो सवाल निकल ही नहीं रहा था। फिर वो बहुत हिम्मत करके पूछता है और कहता है, मास्टर शू,
अब जब मैं आपके करीब आता हूँ तो कभी आपको अनकम्फर्टेबल लगता है क्या? शीशु जो सामान रख रहा होता है रुक जाता है, वैन की तरफ पलटता नहीं है, बस वहीं पे खड़ा रहता है। वैन कहता है, बताइए, आपको मेरे स्पर्श करने से अजीब लगता है? शीशु उसे देख के बिना ही कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई अनकम्फर्टेबल फीलिंग नहीं आती, तुम ज़्यादा मत सोचो। वैन कहता है, सच कह रहे हैं? शीशु फिर उसकी तरफ पलटता और कहता है, तुमसे झूठ बोलने के लिए अब मेरे पास कोई वजह बाकी नहीं रही है, ठीक है? झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मुझे कोई ख़राब फीलिंग नहीं होती तुम्हारे छूने से, समझ गए? और फिर वो वापस से काम करने लग जाता है। वैन फिर चुप हो जाता है। फिर शीशु वापस से उसके पास आता है, मतलब जहाँ पर वो बैठा था वहाँ सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, ये बेड काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ 2 लोग सो सकते हैं, जहाँ तुम बैठे हो वो वाली साइड तुम्हारी और ये दूसरी वाली मेरी। वैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, हम एक बेड शेयर करेंगे? शीशु कहता है, इतना बड़ा बेड है, 2 लोग आराम से सो सकते हैं। वैन कहता है, नहीं मतलब आपको आदत नहीं होगी ना, मैं सोफे पर सो सकता हूँ। शीशु कहता है, नो थैंक्स, जो चीज़ तुमसे मांगी थी वो तो तुमने दी नहीं, तो अब इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों यहाँ बेड पे सो सकते हैं। फिर वैन कहता है, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। अब वो लोग सब लोग डिनर करते हैं। उसके बाद जो हमारे हानिंग और फ़ई होते हैं वो कमरे में ऐसे ही खड़े होते हैं और फ़ई कहता है, तो आप यहाँ बेड पे सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊँगा। हानिंग कहता है, नहीं नहीं, आप सोफे पे क्यों सोएंगे, आप बेड पे सो जाइए, मैं वहाँ सो जाऊँगा। फ़ई कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपका घर है और आप मेरे दोस्त के बॉस के भाई हैं, आप सोफे पे कैसे सो सकते हैं? हानिंग कहता है, करेक्ट, मैं आपके दोस्त के बॉस का भाई हूँ, आपका बॉस नहीं हूँ, आपको मेरे सामने इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ भाई, इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरे प्रति इतना फॉर्मल ना हुआ कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई कहता है, आई एम सॉरी, पर फिर भी आप यहाँ नहीं सोएंगे और ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़। हानिंग फिर एक डीप ब्रीथ लेता है और कहता है, फाइन, आप यहाँ सो जाइए, ठीक है? भाई कहता है, थैंक यू। एंड हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमारे वैन और जाओ दोनों ही बेड पे सो रहे होते हैं और जो मतलब बेड वाकई में काफ़ी स्पेशियस था, तो वो लोग अच्छे से सो पाए थे और उनके बीच में गैप भी था। अब जो हमारा शीशु होता है वो उठ जाता है और क्लॉक की तरफ देखता है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता है। फिर वो वैन की तरफ देखता है जो कि आराम से सो रहा होता है। अब शीशु उसे देख रहा होता है और जो भी कुछ हो रहा है इस समय, जो भी कुछ हो चुका है, वो सभी चीज़ें सोच रहा होता है। एंड फिर उसके दिमाग में वही बात आती है कि वैन ने उसे उस दिन रात को आशु कह दिया था घबराहट में। वो सोचता है और कहता है, क्या मुझे इस चीज़ की जांच करनी चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि वही लड़का है, या फिर रेजिग्नेशन के कारण मेरे दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा था, क्या करूं? फिर वो कहता है, पर अगर ये वो है भी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। फिर वो कहता है, एक बार पता करने में क्या बुराई है। अब उसको ये याद आता है कि जो वो लड़का था उसके हाथ में एक निशान था, लाइक कलाई से ऊपर और जो एल्बो होती है उससे नीचे एक निशान था, वो बर्थ मार्क था उसका। और ये बात उसे तब याद नहीं आई थी जब वो वैन के कमरे में गया था और एक्सीडेंटली ऑलमोस्ट उनका केस होने वाला था। उसे तब याद नहीं आई थी इस चीज़ के बारे में कि वो ऐसे ही चेक कर ले, और अब उसे ये चीज़ याद आई थी तो सोचता है कि अगर वैन के हाथों में वो निशान होगा तो जाहिर सी बात है वही वो लड़का होगा। अब अभी तक उसने इसलिए नहीं देखा था क्योंकि वैन हमेशा ही शर्ट पहनता था और शर्ट तो कैसे होते सबको भी पता है, तो वो देख नहीं पाया था। अब वो सोचता है कि चलो वैन सो रहा है तो चेक कर लिया जाए। उसके सोते हुए अगर वो चेक भी करता है तो इससे वैन को तो कुछ भी पता नहीं चलने वाला है और इससे जो सिचुएशन अभी है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आराम से उठता है और वैन के पास जाता है और वैन इस साइड लेटा होता है तो वो
मतलब स्पेस था वहाँ पे, तो वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। और वैन की शर्ट के जो बटन होते हैं, जो आस्तीन में लगता है ना, लास्ट वाले में जो जहाँ पे कलाई शुरू होती है, मतलब जो कलाई का हिस्सा होता है, वहाँ पे जो बटन होता है उसे खोलता है और धीरे धीरे करके उसकी जो शर्ट होती है उसे ऊपर करने लग जाता है। और हमारा वैन ठहरा अलर्ट मोड वाला। वो सोता था तो बिल्कुल अलर्ट मोड में रहता था। वो जो इशू होता है, वो जैसे ही उस स्थान पे पहुंचने वाला होता है, वैन केजिंग एकदम से उसका हाथ पकड़ता है और उसे अभी ये बता रही होता है कि वो जो उसके पास बैठा है वो शिशु है। उसका दिमाग अभी इतना काम नहीं किया था। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी गर्दन को ऐसे दबोच लेता है और उसे गिरा देता है, तो हेड उसके टॉप पे आ जाता है। शिशु तो ऐसे देख रहा होता है उसको बिल्कुल शौक से, और फिर अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि जिसका उसने गला पकड़ा हुआ है और जिसे उसने गिराया हुआ है, जिसके टॉप पर है अभी, वो और कोई नहीं, उसके आशु है। वो देखता है उसे और कहता है, मास्टर शू, आप आप क्या कर रहे थे? अभी तो आपको लग जाती। फिर वो तुरंत से उस पर से अपना हाथ आता है और कहता है, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। जीशु उसको धक्का देता है। फैन थोड़ा पीछे होता है और वो जो श्वेता उठ के बैठ जाता है। जीशु को खांसी लग जाती है, मतलब ज़्यादा नहीं, ऐसे हल्की सी। तो फैन कहता है, आप ठीक है ना? जीशु कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर फैन कहता है, आप पर कर क्या रहे थे मेरे पास? जीशु कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फैन कहता है, समझ गया, आप मेरे सोने का फ़ायदा उठाना चाहते थे ना? ऋषि उसकी तरफ देखता है, कहता है, सोते हुए इंसान का मैं क्या ही फ़ायदा उठा लूँगा। हाँ, तो वैन कहता है, तो क्या कर रहे थे आप? मेरे पास यहाँ बैठकर क्या करने वाले थे? यू वर ट्राइंग टू किस मी, है ना? शिशु कहता है, इन योर ड्रीम्स स्वीट हार्ट, इन योर ड्रीम्स। तो वैन कहता है, तो बता दीजिए ना, क्या कर रहे थे आप? शिशु कहता है, कुछ भी कर रहा था, पर जो तुम सोच रहे हो वो तो नहीं कर रहा था। हाँ, तो फैन कहता है, अच्छा ठीक है, वैसे आपने कहा आप सोते हुए इंसान का क्या ही फ़ायदा उठा लेंगे, है ना? तो इस जगते हुए इंसान का ही उठा लीजिए ना। शीशु उसकी तरफ देखता है शौक भरी नज़रों से, कहता है, व्हाट? फैन कहता है, हाँ। और फिर वो अपने दोनों हाथों को बेड पे रखता है और शीशु की तरफ थोड़ा बढ़ने लग जाता है। लाइक वो सामने में रहता है तो उसकी तरफ थोड़ा झुकने लग जाता है, जिससे शीशु भी झुक रहा होता है। शीशु कहता है, फैन तुम क्या कर रहे हो? फैन कहता है, मास्टर जी प्लीज़ मेरा थोड़ा फ़ायदा उठा लीजिए, प्लीज़ मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि आप मेरा थोड़ा सा फ़ायदा उठा लीजिए, प्लीज़ 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 थोड़ा सा मेरा फ़ायदा उठा लीजिए ना प्लीज़। और वो ऐसे बोल के ना जीशु की तरफ से झुके जा रहा होता है और जीशु ना अब वो जो जहाँ पे वेन लेटा था वहाँ पर ही गिर जाता जाके। और जो वेन होता है उसके इधर उधर दोनों तरफ से हाथ रखे होता है और उसकी टॉप पर ही होता है। जीशु कहता है, तुम क्या कर रहे हो? वेन कहता है, अरे आपको कन्विंस कर रहा हूँ कि आप मेरा थोड़ा फ़ायदा उठा लीजिए। शिशु कहता है, ये पागलपन मन करो और मेरे ऊपर से उठो। अब फैन थोड़ा सा शांत होता है और कहता है, क्या मैं आपको डरा रहा हूँ? क्या मैं आपको अनकम्फर्टेबल कर रहा हूँ मास्टर शू? शिशु शांत हो जाता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, पर फिर भी तुम मेरे ऊपर से उठो, मुझे तैयार होना है, हटो। शिशु की बात सुनकर अब जाके वैन को राहत आती है। वो फिर स्वाइन करता है और शिशु के एंकल पर हाथ रखता है और कहता है, आपको इससे पहली बार देख रहा हूँ। शिशु एकदम से शांत हो जाता है उसके छूने से। जो अभी वो थोड़ा डेस्परेट हो रहा था उठने के लिए, अब वो बिल्कुल नहीं हो रहा था। अब वो शांत हो गया होता है और वैन को देखे जा रहा होता है। वैन फिर कहता है, बिखरे हुए बाल आप पर बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह से पहली बार देखा है आपको, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। शिशु बस उसे देखे जा रहा होता है। फिर जो अपना जो वैन होता है उसके क्लोज आने लगता है। हालांकि वो उसके माथे पे ही किस करने के लिए रहा था, उसके क्लोज आ रहा होता है और फिर वो नोटिस करता है कि जो शिशु होता है ना, वो अपनी आँखों को क्लोज कर लेता है। मतलब जैसे लोग क्लोज करते हैं किसके टाइम पे, वो अपनी आँखों को क्लोज कर लेता है। तो अब जो होता है वैन का प्लान चेंज हो जाता है। वैन जहाँ उसके माथे पे किस करने वाला था, वो अब शिशु के लिप्स पर किस करता है। वो बहुत ही आराम से किस कर रहा होता है, लाइक इट वॉज अ स्वीट किस, नो रफली नो ब्रूटली,
जस्ट अ सॉफ्ट एंड स्वीट किस। फिर वो जीशू के होंठों से थोड़ा अलग होता है और फिर उसके माथे पे किस करता है और फिर वो अपने फेस को थोड़ा ऊपर करता है और कहता है गुड मॉर्निंग मास्टर शू। जीशू और अपनी आंखें खोलता है और फिर जीशू को देखकर वैन स्माइल करता है और उठ जाता है। जीशू वैसे ही स्थिर लेटा हुआ होता है और फिर वैन कहता है ऐसे गुड मॉर्निंग विश की अब आदत डाल लीजिए आप। फिर स्माइल करता है और उठकर नहाने चला जाता है। वैन सिंह के बाथरूम में जाने के बाद जो जीशू होता है वो उठ के बैठ जाता है और अपना सर ही पीट लेता है मतलब, और फिर कहता है व्हाट्स रॉन्ग विथ यू जीशू, क्यों नहीं दिया ये सब तुमने, उसे रोकते क्यों नहीं हो तुम जब वो तुम्हारे पास आता है, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंशु। अपने आसपास सफाई रखिएगा और प्लीज़ पानी वेस्ट मत कीजिएगा। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो पानी वेस्ट करते हैं, तो पानी वेस्ट मत कीजिएगा, सफाई रखिएगा एंड बाय।